Hello everyone, my name is Suraj and I welcome you all to my YouTube channel IITian Teaches. So आज हम डिस्कस करेंगे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में एट IIT बॉम्बे। मैंने IIT बॉम्बे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था। इसका पूरा प्रोसीजर जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कैसे क्या हुआ था और किस तरह से आप लोगों को मतलब अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, क्या सिस्टम होता है, क्या स्ट्रक्चर वो लोग फॉलो करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कमिंग टू द मेन पॉइंट तो पहले क्या हुआ था कि जैसे मैंने IIT बॉम्बे में अप्लाई कर दिया था, तो वहाँ पे क्या होता है कि यू विल नॉट गेट ऑप्शंस। ठीक है, पहले आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही अप्लाई करना है। उसके बाद में दे विल गिव यू अ फॉर्म, मतलब उन्होंने भेजेगा या समथिंग। हमारे टाइम पे ऐसे ही हुआ था। तो वहाँ पे आपको चूज़ करना है कोई भी 3 स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो आप 3 स्पेशलाइजेशन जो भी है आप वहाँ पे चूज़ करिएगा। वो ऐसे करते हैं कि आप IIT बॉम्बे के फैकल्टी लिस्ट पे जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे आप जैसे मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल में आप उनका मैकेनिकल के फैकल्टीज़ का लिस्ट खोलिएगा। वहाँ पर जितने भी फैकल्टीज़ हैं आप उनका काम देखिएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज बहुत बार मैं इसका प्रॉब्लम्स एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताऊंगा आप लोगों को। तो आप फैकल्टी लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे सारे जितने फैकल्टीज़ हैं आप सारे एक एक फैकल्टीज़ को अच्छे से एनालाइज करिए, उनके काम को देखिए, वो किस डोमेन में काम कर रहे हैं। वो डोमेन आपके साथ, आपका जो मास्टर्स का डोमेन है उसके साथ मतलब कंबाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद में आप देखिएगा कि उनके पास रिसेंट प्रोजेक्ट्स क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स उनके पास अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनके पास कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंटली है। ठीक है ना, एसोसिएट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स, इनके बाद 10 स्टूडेंट्स के मतलब इनको ये मिलता है कि आप 10 स्टूडेंट मैक्सिमम रख सकते हैं जो प्रोफेसर्स होते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर शायद 8 या ऐसा करके कुछ सिस्टम है। ठीक है ना, बट वो आपको देखना है। बिकॉज सपोज करिए कि लाइक आप किसी ऐसे फैकल्टी को चूज़ कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी उनका भरा हुआ है, मतलब उनके पास स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है उनके पास में। ठीक है ना, तो अगर आप उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा तो प्रोबेबल चांसेस है कि वो शायद आपको न मिल पाए। ठीक है, तो और उसमें आपका एक जो स्लॉट है वो ऑलरेडी मतलब वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चूज़ करना है। ठीक है ना, तो आपको 3 फैकल्टी का नाम असाइन करना है। अगर आप मैकेनिकल में हो तो 3 मैकेनिकल के फैकल्टीज़ को आपको असाइन करना है, प्लस उनका जो स्पेशलाइजेशन है। लाइक मैं अगर बताऊं तो मैंने मास्टर्स किया था इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पे। ठीक है, मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अपना मास्टर्स किया था, मतलब मास्टर्स किया था, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो मैं पहले ये सर्च किया कि कौन कौन से फैकल्टीज है जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पे काम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस काम, मतलब जिस टॉपिक पे आपने काम किया हो एकदम सिमिलर टॉपिक्स नहीं मिले, तो उसके इर्द गिर्द का टॉपिक्स को हम लोग खोजते हैं। लाइक अगर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ना मिल रहा है तो मैं खोजूंगा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पे कौन कौन से प्रोफेसर काम कर रहे हैं। लाइक लेज़र हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हो गया, EDM हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं नॉन ट्रेडिशनल फिर खोजूंगा। तो नॉन ट्रेडिशनल जो फैकल्टी जिस नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पे काम करें, मैं उनका एक लिस्ट बना लूंगा, उनके टॉपिक्स को देखूंगा, रिसेंट काम को देखूंगा, और फिर देखूंगा कि उनके पास कितने स्टूडेंट प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो उसी तरह से मैं फैकल्टीज़ को सॉर्ट किया था। उसके बाद में उसमें से 3 फैकल्टी जो होंगे वो 3 फैकल्टी को मैं उनका नाम इनपुट कर दूंगा। ठीक है, और उनका प्रेफरेंस के हिसाब से कि ये फैकल्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस, ये फैकल्टीज़ को सेकंड प्रेफरेंस, इस तरह से मैं शॉर्ट करके वो जो फॉर्म मिलेगा वहाँ पे मैं इनपुट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे एक और चीज़ होता है कि वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए आप PhD क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक टाइप का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं इसे, जो आपको इनपुट करना है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बिकॉज बड़ा वर्ड कंस्ट्रेंट भी होता है। ठीक है, आई गेस 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स ऐसा करके कुछ होता है, तो आप उतना में ही आपको सारा कुछ आपको बताना है जिस्ट में। ठीक है, तो उसके ऊपर एक अलग टॉपिक मैं बना दूंगा और मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वो देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे। तो ये हो गया, फिर वो आप जैसे ही कर दीजिएगा। अब वो करने के बाद में जो फैकल्टी होंगे, ठीक है, वो फैकल्टीज़ आपको हो सकता है प्रोबेबली पहले ही कांटेक्ट कर लें एक बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग कि जैसे कि सपोज करिए आप 3 प्रेफरेंस दिए हैं, तो उसमें से कोई फैकल्टी अगर आपको आपका जो फॉर्म उनके पास पहुंचेगा ही कि भाई उनके पास में ये स्टूडेंट उनका नाम लिया हुआ है, तो उनके उसके बाद में वो देखेंगे कि भाई आपका क्या, मतलब जो आप अपना डिटेल्स इनपुट किए हो, ठीक है, वो देखेंगे, और अगर उनको लगेगा तो वो आपको पर्सनली भी कांटेक्ट एक बार कर सकते हैं इनफॉर्मल तरीके से। ठीक है,
तो ये होगा। उसके बाद में अगर आप इनफॉर्मल तरीके से कांटेक्ट आपको करेंगे तो वहाँ पे एक आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू लेंगे, प्रोबेबली चांसेस है, ठीक है, क्योंकि एक सर थे, उन्होंने मेरा एक इनफॉर्मल तरीके से मेरे से बात भी किया था, सारा कुछ पूछा मेरे से। अब क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके मेन इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा विद सम एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है, बिकॉज जिस फैकल्टी के पास आप जा रहे हो तो उनका मेन इंटरेस्ट होना चाहिए आपको लेने का। बाकी तो जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी है कि वो देखेंगे कि आप एज अ पीएचडी के लिए गुड राइट कैंडिडेट हो कि नहीं है। तो एक बेसिक वो लोग आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे मैकेनिकल के, वो बेसिक क्वेश्चन सारे डोमेन से होगा, लाइक फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, रेफ्रिजरेशन, आईसी इंजन, सब से होगा, ठीक है ना। तो सबसे थोड़ा थोड़ा प्रोबेबल क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपके मेन फैकल्टीज होंगे और जो डोमेन में अप्लाई आप किए हो तो वहाँ पे 2-3 जो उसके मेन फैकल्टीज होंगे वो आपसे मेन क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑफ योर मास्टर्स एज वेल एज द टॉपिक दैट यू हैव अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो अब इंटरव्यू पे आते हैं। तो प्रोफेसर सर जो थे, जो वो मुझे कांटेक्ट किए थे इनफॉर्मल तरीके से इंटरव्यू के जस्ट पहले मतलब 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है। तो उन्होंने मेरा एक इनफॉर्मल तरीके से इंटरव्यू लिया था। मुझसे क्या क्या पूछा गया था मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया मेरा कि मैं कहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरा एकेडमिक जो जर्नी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद में फिर वो आपसे अब शिफ्ट कर देंगे आपके डोमेन के ऊपर में। तो डोमेन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आप, ये सबसे कॉमन है और बेसिक है, हर किसी भी आईआईटी या ऐसी में आप अप्लाई करो, ये सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर मास्टर्स थीसिस, ठीक है। तो आप अपने मास्टर्स थीसिस के बारे में बताइएगा कि आप क्या काम किए हैं। अब यहाँ पे ना एकदम मैं आपको कहूँगा कि जितना डिटेल में आप बता सकते हो, जितना डिटेल में उतना बताना। एक एक छोटा से छोटा चीज़ अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं भी लगता इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको भी बताना, ठीक है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कौन सा चीज़ आप मिस कर दिए हो या फिर कौन सा चीज़ किसी ना किसी जगह पे उन सर के साथ अलाइन कर जाए आपका काम, ठीक है। तो पहले तो आप अपना सब कुछ बता लीजिएगा, ठीक है, मतलब अच्छे से सब कुछ जितना भी आपका मास्टर्स का थीसिस है। तो अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर तो मेरा अगर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग किया था और मैंने माइक्रो डोमेन पे काम किया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आ सकता है कि डिफरेंस क्या होता है, कितने रेंज के बाद में माइक्रो से मैक्रो हो जाएगा, आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइक दिस इज मैक्रो एंड दिस इज माइक्रो, ये हो जाता है। फिर उसके बाद में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जो मैकेनिज्म है वो बताइए, ठीक है, उसके पीछे में जो फिजिक्स है या फिर जो साइंस है उस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का जो उसको वो बताइए, ठीक है। मशीनिंग का जो फीड रेट है, मतलब जैसे हमारा फीड रेट होता है तो क्या मैक्सिमम फीड रेट मैंने अप्लाई किया था, क्या इलेक्ट्रोलाइट मैंने यूज़ किया था, ठीक है, वोल्टेज क्या था, कितने वोल्टेज पे काम किया हूँ मैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को होता है। फिर उसके ऊपर में उनका आप थोड़ा सा आपसे जिस्ट पूछ सकते हैं कि मतलब थोड़ा और इन डेप्थ में पूछ सकते हैं कि कि लाइक मतलब कितना फीड रेट दीजिएगा कि इसके ऊपर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर मतलब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। आपके थीसिस से रिलेटेड कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आप कह लीजिए कि अच्छा खासा 10 मिनट आपसे आपके थीसिस पे ही बात किया जाएगा। उसके बाद में फिर वो आपको बताएंगे कि सर, जो सर थे वो बताएंगे, उन्होंने मुझे बताया था, तो प्रोबेबली जो फैकल्टी से हम बताएंगे कि हम भाई इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो क्या तुम कंफर्टेबल हो इस पे। बिकॉज सपोज करिए कि आपका सब कुछ ठीक रहा और आपको वो सेलेक्ट कर लिए, लेकिन हो सकता है कि जो उनका डोमेन ऑफ वर्क है वो आपके साथ अलाइन ना हो और प्रोबेबली आपको वो शायद ना काम करना पड़े। फिर तो 5 साल का पीएचडी बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फैकल्टी के लिए भी और आपके लिए भी। तो सर वो भी बताएंगे आपको कि मैं इस डोमेन पे काम कर रहा हूँ, तो आपको क्या वो सही है, लगता है, तो आप बताइएगा कि हाँ सर। तो फिर वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या पता है आपको इस डोमेन के बारे में, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको पता है आप वो बताइएगा कि सर ये चीज़ मैं जानता हूँ, ये चीज़ में मैं काम किया हूँ, ठीक है। तो वो सारे चीज़ को मतलब उसके ऊपर में एक मतलब डिस्कशन होगा, ठीक है, 2 वे होगा। सर भी कुछ बताएंगे, आप भी कुछ बताइएगा, सर आपसे 2-3 रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे उससे, वो आप बताइएगा। तो अगर आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो जाता है, सर अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं आपसे, तो सपोज करिए कि आपका 80% ऑफ द काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आता है मैकेनिकल, मतलब आईआईटी बॉम्बे में एक प्रॉब्लम था, ठीक है ना, हमारे टाइम पे 2020 में ये सारे ही में प्रॉब्लम था कि होता क्या था कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पीएचडी के स्टूडेंट को रिक्रूट करने का या सेलेक्ट करने का, वो होता था कि हम लोग विजिट करते थे, मतलब हम लोग नहीं, जो भी पीएचडी स्टूडेंट थे बिफोर 2020 वो लोग विजिट करते थे कैंपस में। वहाँ पे उनका रिटन टेस्ट होता था, रिटन क्लियर हो गया तो इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू क्लियर हो गया तो उनको मतलब सेलेक्ट कर लिया जाता था। लेकिन रिटन तो हो नहीं सकता, सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है, आप कैसे रिटन दोगे यहाँ पे घर बैठ के ऑनलाइन, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे उन लोगों ने क्राइटेरिया लेकर के इंट्रोड्यूस कर दिया, वो था कि गेट स्कोर और आपका एक ओवरऑल
ओवरऑल आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो ग्राफ है, वो आपको एनालाइज किया वो लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबल चांसेस है कि एमटेक में 8.5 हो, ठीक है। एज अ सेफ मैं बता रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली का तो 9 था कि 9 के नीचे हो तो शायद हो ही नहीं हो, मतलब आप सेलेक्ट ही नहीं होगे। तो आईआईटी बॉम्बे में 8.5 था, फिर उन्होंने गेट स्कोर इंट्रोड्यूस कर दिया। गेट स्कोर फिक्स्ड नहीं था कुछ भी, लेकिन वो देखते हैं कि सपोज 1:5 के रेशियो में या 1:10 के रेशियो में, डिपेंड करता है कि जैसे सिलेक्शन होगा। तो वो लोग जैसे सपोज करो कि इस बार आईआईटी बॉम्बे में 20 सीट है, तो 1:5 के हिसाब से 100 स्टूडेंट्स को वो लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करेंगे, और उसमें से 20 को मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और 20 को फिर सेलेक्ट करेंगे फाइनली, ठीक है। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, कुछ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना। मेरे घर के बगल में यार रोड वगैरह है और थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंसेस होता है, तो वो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना थोड़ा सा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो उसी तरह से आप मतलब अगर सपोज करिए कि जैसे 20 सीट्स है तो 100 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, और फिर मतलब इंटरव्यू के लिए। तो वही हमारे समय भी यही हुआ था कि गेट स्कोर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो गेट स्कोर का कोई फिक्स नहीं होता है, वो लोग चाहे वो 500 के ऊपर हो, 600 के ऊपर हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर उनको 100 स्टूडेंट्स को बुलाना है तो वो देखेंगे कि टिल 100 स्टूडेंट्स तक कितने गेट स्कोर है, तो वो लोग उस हिसाब से अपने गेट स्कोर को फिर मतलब मैं किसी किसी का 500 होता है, किसी 600 में। लाइक आईआईटी रुड़की के था, मेरे को तो पता है, तो आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल के लिए 630 था। मतलब अगर आप 630 गेट स्कोर के ऊपर हो तो आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, एल्स नहीं आएगा। तो ये है पूरा सीन। आई होप मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन किया होगा, मतलब जितना मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। दूसरा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको कोई बात हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके डाउट्स को मतलब क्लियर कर सकूँ। तो ये है पूरा सीन। मैंने आईआईएससी का भी इंटरव्यू का वीडियो एक बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उसे भी देख लेना, वहाँ पे क्या क्वेश्चंस वगैरह था, मतलब किस तरह से इंटरव्यू हुआ था, तो वो भी आप एक बार देख सकते हो। और इसके बाद में मैं और आईआईटी खड़गपुर में, जिसमें फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो उसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा आप लोगों के लिए कि इंडस्ट्रियल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था मुझसे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।